ये कहानी है रियू की। हमारा मैं कैरेक्टर है जो एक अकेला और हारा हुआ लड़का है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। पहली बात तो ये कि उसे हर रोज धमकाया जाता है और पीटा जाता है। और अगर इतना ही काफी नहीं था तो एक दिन उसके छोटे भाई को इतना ज्यादा तंग किया गया कि उसकी आंखों में चोट लग गई और वो देख नहीं सकता। और ये सब अभी कम था कि उसके माता पिता की भी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन होल्ड ऑन, रियू की स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। क्रिसमस की ईव पर एक मिस्टीरियस फेयरी पूरी दुनिया से 9 अरब लोगों को किडनैप कर लेती है और उन्हें एक डार्क बेसमेंट में टेलीपोर्ट कर देती है। वहाँ उन्हें कमाल की सुपर पावर्स दी जाती है, जहाँ कुछ को सुपर स्ट्रेंथ या माइंड कंट्रोल जैसी पावर्स मिलती है। बेसिकली रियू की सारी स्टैट्स हर एक बिल्कुल औसत से नीचे है। और उसकी यूनिक एबिलिटी वो तो बिल्कुल बकवास है। जब वो मरता है वो न्यू ईयर्स इवनिंग पे वापस चला जाता है, सब फिर से शुरू हो जाता है। फिर बिना किसी यूनिक एबिलिटीज और स्टेट्स के वो काउंटलेस बार मारा, टॉर्चर सहा, बिट्रेयल फेस किया, यू नेम इट। पर यू अपने कई सालों तक अकेला ये हेलिश फ्लो से परेशान होता रहा। और फिर फाइनली इतनी ज्यादा सफरिंग के बाद वो टॉप फ्लो पर पहुंचता है। लेकिन ये कहानी यहाँ ट्विस्ट लेती है। लास्ट लेवल पे जाने के लिए अस एक 5 मेंबर टीम का पार्ट होना जरूरी है। यू हमेशा की तरह अकेला और अब भी वर्जिन क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता। तो एक बार फिर अपनी 99वीं कोशिश में वो मर जाता है। लेकिन जैसी की किस्मत होती है, घड़ी रीसेट हो जाती है। नए साल की शाम है और यू खुद को एक आखिरी मौके के साथ शुरुआती बिंदु पर वापस पाता है अपनी डेस्टिनी बदलने के लिए। अपने हाथ को अभी भी कांपते हुए देखकर यू अभी सहे गए अकल्पनीय दर्द की याद को भुला नहीं सकता। वो ये यकीन नहीं कर सकता कि वो सिर्फ इसलिए मर गया क्योंकि वो आखिरी मंजिल पर अकेला था। ये सहना लगभग असहनीय था। हताशा हावी हो जाती है। वो अपनी मुट्ठी बांध लेता है और गुस्से से आंखें तेज कर लेता है। वो एक और कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। एक आखिरी कोशिश। यू फिर अपनी हुडी तारांकन यांक करके दूर फेंकता है और नीचे जमीन की तरफ देखता है। वो काफी डीप इन थॉट है। ये सोच रहा है कि इस बार वो किसके साथ टीम अप कर सकता है। चलो गाइस, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। अब लेट्स कंटिन्यू। सीन अचानक बदल जाता है। अब फोकस इस पीस ऑफ शिट यंग मैन पर है, वही आदमी जिसने यू की जिंदगी को पूरी तरह से लिविंग हेल बना दिया है। यंग मैन और उसके गुर्गे सब मुस्कुरा रहे हैं, इस बात को लेकर खुश हैं कि वो अब जल्द ही एडल्ट बनने वाले हैं। अब फेक आईडी दिखाकर चोरी छिपे शराब पीने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सब मिलकर काफी चिल कर रहे हैं और अपने फ्यूचर जॉब्स के बारे में बातें कर रहे हैं। जब यंगमैन की बारी आती है तो उसकी स्माइल थोड़ी डार्क हो जाती है, मानो वो अब कंट्रोल में है। उसके दोस्त पूछते हैं कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है। बिना सोचे समझे यंगमैन कहता है कि वो गैंगस्टर बनेगा। ये सुनकर उसके दोस्त एकदम से सीरियस हो जाते हैं। उन्हें यंगमैन की बात पर फिक्र होने लगती है। वो थोड़े घबरा भी जाते हैं। वो यंगमैन को बोलते हैं कि उसे तो पागल हो गया होगा, यहाँ एक गलती और उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन यंगमैन हमेशा की तरह बिना माफी मांगे उन्हें यूज नजरअंदाज कर देता है। उसकी सोच में उसके पास जीने के लिए सिर्फ यही एक जिंदगी है, तो फिर क्यों ना वही करे जो उसे मजा देता है, लोगों को पीटना। उसके दोस्त कमजोर सी हंसी लगाते हैं, लेकिन मन ही मन वो गुस्से में होते हैं। छुप छुप कर वो उसे पूरा पागल समझने लगते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद अच्छे के लिए उसे छोड़ने के बारे में भी सोच रहे होते हैं। फिर बात को टालने के लिए यंग मैन के एक दोस्त ने पूछा कि वो यू के साथ क्या करने वाला है, उसे उसके एरंड बॉय की तरह बुलाते हुए। यंग मैन को यू एक उदास हारा हुआ लूजर याद आया और एक शातिर सी मुस्कान के साथ बोला कि जाहिर सी बात है वो स्कूल खत्म होने के बाद भी यू को नहीं जाने देगा। वो यू को तब तक तंग करता रहता जब तक उसका मनोरंजन पूरा ना हो जाता। तभी उसके एक दोस्त की नजर किसी पर पड़ी और उसने यंग मैन का ध्यान खींचने के लिए आवाज लगाई। दोस्त ने बताते हुए कहा कि उसने यू यंग मैन के उस लड़के को ढूंढ लिया है जो उसके काम करता है। यू को देखकर यंग मैन एक्साइटेड हो गया और नए साल की उल्टी गिनती सिर्फ 5 सेकंड बाकी रहते हुए शुरू हो गई। लेकिन कुछ अजीब हुआ। यू ने अपनी हुडी उतारी और यंग मैन की तरफ ठंडे और दृढ़ निश्चय वाले लुक से देखा। उसके चारों ओर एक काला साया छा गया। यंग मैन कंफ्यूज रह गया क्योंकि उसे लगा कुछ अलग है। यंग मैन की कंफ्यूजन गुस्से में बदल गई जब यू ने उसे घूरते हुए अपने हाथों को मुक्का बना लिया, मानो यू की धुनाई करने के लिए तैयार हो। हालांकि उसके दोस्त ने बीच बचाव किया और सुझाव दिया कि न्यू ईयर है, इसे छोड़ दो। ठीक उसी समय जब घंटी बजकर न्यू ईयर का आगमन हुआ, एक खौफनाक आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी, जो सभी इंसानों को ऐसे संबोधित कर रही थी जैसे वो मामूली जीव हों। ये अप्रत्याशित आवाज सुनकर यंगमैन और उसके दोस्त स्टन हो गए, ये सोचते हुए कि ये कहां से आए। आकाश से एक परी धीरे धीरे नीचे उतरी। वो एकदम सफेद गाउन पहने हुए थी। उसके बड़े बड़े पंख उसी गाउन से मैच करते थे। उसकी एक आंख कपड़े के टुकड़े से ढकी हुई थी।
परी ने नीचे खड़ी भीड़ को मुस्कुराते हुए देखा, मानो मनोरंजन ले रही हो। उसने कमेंट किया कि इंसानों को देखना बिल्कुल चिड़ियाघर में बंदरों को देखने जैसा लगता है। भीड़ कंट्रोल खो चुकी थी। कुछ लोगों को लगा ये न्यू ईयर का कोई इवेंट है, वहीं कुछ इसे बिल्कुल रियल मानकर घबरा गए। कुछ लोग तो परी की खूबसूरती के दीवाने हो चुके थे, उसे हॉट और प्रिटी बोल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ क्यू को गुस्सा आ गया। उसने पहले कभी परी नहीं देखी थी, फिर भी उसे देखते ही उसके अंदर कुछ हलचल होने लगी। परी हल्की सी हंसी और उसने सभी इंसानों को उनकी खूबसूरती के दीवाने होने पर ट्रैश कह दिया। परी ने उन्हें चेतावनी दी, कुछ भी नॉटी थॉट्स मत लाना। मेरा तुम जैसी ट्रैश के साथ घुलने का कोई इरादा नहीं है। लोग तो बस सन्नाटे में खड़े होकर उसे सुन रहे थे। फिर एक चौंकाने वाली हरकत करते हुए परी ने अपना हाथ ठुड्डी पर रखा और ऐसे गौर से देखा जैसे वो किसी स्वादिष्ट चीज के बारे में सोच रही हो। उसने कहा, चूंकि तुम सब इतने स्टन दिख रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे देख और सुन सकते हो। तो चलो, मेरा गेम शुरू होता है। उसी वक्त एक नशे में धुत आदमी चिल्लाया, तू कौन है बे? ये तेरा क्या कॉस्ट्यूम है? बिच। ये सुनकर रियू को उस आदमी पर तरस आ गया। लेकिन अगले ही पल परी की प्यारी सी मुस्कान एक भयानक खौफनाक घूरने में बदल गई। उसकी आंखें लाल होकर चमकने लगी, उसका चेहरा डरावना हो गया और उसने सिर्फ अपनी उंगली से एक इशारा किया और उस आदमी का सिर एक गुब्बारे की तरह फट गया। चारों तरफ खून बिखर गया। भीड़ अब सचमुच खौफ में आ गई थी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। अपने भयानक एरो से भीड़ को डराते हुए परी ने उन पर अपनी उंगली घुमाई। उसने एक खौफनाक आवाज में बोला, नीच इंसान, मेरी महानता से ऐसे बेअदबी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुझे? फिर जैसे किसी बटन को दबाया हो, उसका एरा पहले जैसा हो गया। लेकिन अचानक से वो सख्त लेकिन पॉलिट हो गई और भीड़ को चेतावनी दी कि अगर वो नहीं चाहते कि उनका सिर भी उस आदमी की तरह फट जाए तो उससे सवाल करने की हिम्मत ना करे। इस चेतावनी के बाद भीड़ में दहशत फैल गई, मानो कोई सुनामी आ गई हो। अब वो उन्हें समझाना शुरू कर रही थी कि उन्हें क्या करना है और ये गेम किस बारे में है। दूसरी तरफ रियू थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसे फिर से उसकी बात सुननी पड़ रही थी। गर्म मुस्कान और अच्छे एरो के साथ उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, चलो अब एक आसान सा गेम खेलते हैं। ये गेम 20 राउंड का होगा और हर महीने के पहले दिन शुरू होगा। तुम्हारी आत्माओं को दूसरी दुनिया में ले जाया जाएगा और हर राउंड को क्लियर करने के बाद तुम वापस धरती पर लौट सकते हो। सुनने में तो आसान लग रहा था। ये सुनकर भीड़ कंफ्यूज हो गई। उन्हें लगा कि बस एक आसान सा गेम खेलकर वो जिंदा रह सकते हैं। यंग मैन भी थोड़ा घबरा गया। फिर परी ने एक और बड़ा बम फोड़ा, मैंने कब कहा कि सभी इंसान जिंदा रहेंगे? भले ही वो सारे क्वेस्ट्स पूरे कर ले, सिर्फ आधे लोग ही बच पाएंगे। फिर उसने गर्व से बताया कि वो कितनी दयालु है कि आधे लोगों को छोड़ रही है, और रियू तो बस उसे घूरता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। फिर परी ने एक और चौंकाने वाली बात कह दी, मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म नहीं करूंगी। फिर परी ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया कि वो सभी इंसानों को नहीं लेगी। एक नोटी स्माइल के साथ उसने बताया कि वो सिर्फ 15 से 29 साल के बीच के लोगों को ही लेगी। ये सुनकर एक आदमी तो खुशी से झूम उठा। अजीब चेहरे बनाते हुए वो चिल्लाने लगा कि वो बच गया और उसे मरना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक दूसरे नौजवान ने गुस्से में जाकर उस बूढ़े आदमी का कॉलर पकड़ लिया और दोनों लड़ने लगे। घबराए हुए दूसरे नौजवान उन्हें रोकने के लिए बीच में आए और उन्हें उस आदमी का हाल याद दिलाया जिसे चिल्लाने के बाद उसका सिर फट गया था। वह आदमी जिसका सिर फट गया था, उसे याद करके परी घूम गई और गिनती करने लगी। कुछ देर बाद उसने बताया कि वहां लगभग 18 अरब इंसान मौजूद हैं। फिर एक गर्म मुस्कान के साथ उसने अपनी उंगलियां तरकाई और अगले ही पल रियू खुद को एक कमरे में पाया जहां चारों तरफ कुछ भी नहीं था। परी ने समझाना शुरू किया कि इस जगह पर लोग अपनी इच्छानुसार कोई भी शारीरिक रूप बना सकते हैं और उनकी आत्मा उस शरीर में स्थानांतरित हो जाएगी। एक शीशे के सामने खड़े होकर रियू ने बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत एक कैरेक्टर बना लिया। पिछले रीसेट से शरीर का इस्तेमाल करते हुए उसने अपना निकनेम ब्लैक स्केट रखा। एक तेज रोशनी ने उसकी आंखों को ढक लिया और अगले ही पल हरे भरे खेतों, जंगलों और पहाड़ों से भरा एक खूबसूरत मैदान दिखाई दिया। अपने धांसू कैरेक्टर के साथ रियू जादुई रूप से यहाँ जेट ब्लैक बालों और चुभने वाली लाल आंखों के साथ दिखाई दिया। अपनी मुट्ठी बांधकर उसने सोचा कि इस शरीर को इतनी बार इस्तेमाल करने से ये लगभग उसके असली शरीर जैसा लगने लगा है। धीरे धीरे अन्य लोग भी परिदृश्य में दिखाई देने लगे। उनके चेहरों पर डर, दहशत और कुछ मामलों में अपने परिवर्तन के प्रति विस्मय दिखा। कुछ ने मशहूर फिल्म सितारों या बेहद खूबसूरत दिखने वाले लोगों के समान दिखने का विकल्प चुना था।
रियू ने उन्हें देखा और अपने शुरुआती विकल्पों को याद किया। उन्हें याद आया कि उन्होंने भी पहले फ्लैशी, हैंडसम लुक चुना था, लेकिन इसने बहुत ज्यादा ध्यान खींचा था और इस वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसलिए अब उन्होंने इसे यथासंभव सरल रखना चुना, अनावश्यक ध्यान से बचना। फिर रियू की निगाहें यंग मैन की तरफ खिसक गई, वो घटिया आदमी जिसने हमेशा उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी। इस नई दुनिया में यंग मैन असल दुनिया के अपने जैसा ही दिखता था, बस थोड़ा लंबा और ज्यादा मस्कुलर। वो एक गर्वीली मुस्कान और चमकती आंखों के साथ चला। रियू मुस्कुराने से नहीं रोक पाए, साथ ही पसीना भी आ गया, ये देखते हुए कि यंग मैन हमेशा की तरह अपने कैरेक्टर को फिर से मजबूत बना लिया है। फिर परी ने सभी को अपने मनचाहे शरीर बनाने के लिए बधाई दी और बताया कि उनके डरे हुए चेहरे उन्हें कितने खुश करते हैं। एक आदमी ने ये कहने की हिम्मत की कि ऐसा नहीं लगता कि 1,800,000,000 लोग यहाँ हैं। क्या कोई गलती है? इसे सुनकर हंसते हुए परी ने जवाब दिया, इंसानों को नीचा दिखाते हुए, और चिल्लाकर कहा कि क्या उसने उन्हें बोलने की इजाजत दी। उसने कहा कि कई देवदूत छोटे समूहों की देखभाल कर रहे थे और यह उनका कोई काम नहीं था। उसने चेतावनी दी कि अगर कोई बिना उसकी इजाजत के बोला तो वो उनका सिर बुलबुले की तरह फोड़ देगी। ये कहते हुए उसने खोज शुरू कर दी। फिर उसने सभी इंसानों को स्टेटस विंडो कहने का आदेश दिया और जैसे ही उन्होंने किया, उनके सामने एक स्टेटस विंडो खुल गई। हमेशा की तरह रियू के आंकड़े कचरे के थे। उनकी स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, एजिलिटी और लक सभी बिना किसी नॉर्मल या स्किल के 3 पर थे। परी ने ये कहते हुए जारी रखा, अब जब सभी ने अपनी स्टेटस विंडो खोल ली है और इस सिस्टम से परिचित हो गए हैं, जिसे खासतौर पर बेकार इंसानों के लिए आसानी से समझने के लिए गेम की तरह बनाया गया है। उसने एक दुष्ट मुस्कान दी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने घोषणा की कि अगर वे अपना लेवल बढ़ाते हैं और 20 राउंड क्लियर करते हैं तो उन्हें एक इच्छा दी जाएगी और वे जो चाहे मान सकते हैं। ये सुनकर यंग मैन सहित सभी लोग स्तब्ध रह गए। फिर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ उसने घोषणा की कि अब वो सभी को उनका अनोखा स्किल देगी। उनके सामने एक क्रिस्टल दिखाई दिया और जब उन्होंने क्रिस्टल को तोड़ा तो उन्हें अपना अनोखा स्किल मिल गया। जैसा कि यंग मैन ने अपना क्रिस्टल तोड़ा, वो चौंक गया। और फिर परी ने कहा, चूंकि अब सबको उनकी खास स्किल मिल गई है तो चलो गेम शुरू करते हैं। उसकी एक उंगली की तड़क के साथ सबके सामने एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि इस राउंड को जिंदा बचने के लिए उन्हें 100 गोब्लिन मारने हैं। और ठीक वैसे ही उनके सामने एक गोब्लिन आ खड़ा हुआ। जब गोब्लिन उनके पास डैगर लेकर आ रहा था तो उसे देखकर सबकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जब उन्हें लगा कि चीजें इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती तो एंजल के पास एक और सरप्राइज था। पैर फैलाकर और हाथ चौड़े करके उसने गोब्लिन की पूरी फौज को बुला लिया, जिससे लोगों में दहशत और बढ़ गई। एंजल इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती थी। उसकी शरारती स्माइल 10,000 इंसानों और 50,000 गोब्लिन के बीच जिंदगी मौत की लड़ाई देखने के उसके आनंद को दिखा रही थी। अचानक एक गोब्लिन भीड़ की तरफ दौड़ा। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था, लेकिन फिर सबको चौंकाते हुए रियू बिना किसी हथियार के आगे बढ़ाया। जैसे ही वो दौड़ते हुए आ रहे गोब्लिन की तरफ गया, भीड़ में बुदबुदाहट होने लगी। हर कोई उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए कि ये बहुत खतरनाक है। हालांकि रियू का मन में कोई और ही प्लान था। उसने जबरदस्त ताकत के साथ गोब्लिन को एक जोरदार किक मारी, जिससे गोब्लिन उड़कर पीछे जा गिरा और पूरी भीड़ चौंक गई। उसने अपना प्लान बदल दिया और उसने भीड़ को अपनी पूरी ताकत दिखाने का फैसला किया, क्योंकि ये उसके भविष्य के प्लान का हिस्सा था। गोब्लिन की डैगर उठाकर रियू ने परी की तरफ देखा। उसका ध्यान खींचने का पक्का इरादा था। फिर जैसे ही 2 और गोब्लिन उस पर चार्ज किए, रियू अपनी डैगर के साथ तैयार हो गया। झटके में दोनों मारे गए। फिर से सभी लोग चौंक गए, ये कहते हुए कि रियू कितना कूल था। फिर एक शख्स ने कहना शुरू किया कि ये गोब्लिन शायद कमजोर होंगे और वो भी आसानी से उन्हें मार सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मानते हुए। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एक गोब्लिन उन पर कूद पड़ा। मुस्कुराते हुए उन्हें चाकू मारकर मार डाला। ये देखकर हर कोई घबरा गया और भागने लगा। इस बीच रियू बिना किसी मेहनत के गोब्लिनों को खत्म करता रहा। जैसा कि उन्होंने गोब्लिनों को बेरहमी से इंसानों को मारते हुए भयानक दृश्य देखा, रियू जानता था कि अब इन लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होगी, जिंदा रहना। कुछ भागने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये एरिया एक बैरियर से प्रोटेक्टेड था, इसलिए भागना नामुमकिन था। दूसरों को किसी जीवित प्राणी को मारने में झिझक हो सकती है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उनके पास लड़ने या मारे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था।
रेयू ने बताया कि वो भी कभी उनकी तरह था, लेकिन 99 बार इस राउंड से गुजरने के बाद, कमजोर होने के बावजूद, वो गोब्लिनों के सभी मूव्स और कमजोरियों को अपनी हथेली के पीछे की तरह जानता था, जिससे उन्हें मारना उसके लिए आसान हो गया। ऊपर से ये सीन देखकर परी बहुत मजे ले रही थी। गोब्लिन और इंसानों के एक दूसरे से लड़ने की अराजकता का वो वाकई में मजा ले रही थी। एक मुस्कुराहट के साथ उसने कमेंट किया कि कैसे इंसान, जिन्हें वो बंदर कहती थी, गोब्लिन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। हालांकि गोब्लिन के शरीर छोटे और कमजोर थे, जब उनके पास डैगर थे तो उनका पलड़ा भारी लग रहा था। हालांकि उसकी नजर अंततः रेयू पर पड़ी, जो बवंडर की तरह गोब्लिनों को तहस नहस कर रहा था। उसने उसके निकनेम ब्लैक स्केट को नोट किया और महसूस किया कि वो पहले ही थोड़े समय में 70 गोब्लिन खत्म कर चुका है। उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया। रेयू का दबदबा उसके मनोरंजन को खराब कर रहा था, लेकिन इसे हल्के में लेते हुए उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, और अपना ध्यान दूसरे इंसानों को उनकी जिंदगी के लिए लड़ते हुए देखने में लगा दिया। दूसरी तरफ रेयू अपना हमला जारी रखा। एक आदमी हत्या करने वाली मशीन बनकर गोब्लिन उससे डरने लगे। मौके का फायदा उठाते हुए यू ने अपना स्टेटस विंडो चेक किया। वो लेवल 4 तक पहुंच गया था और उसके पास 6 स्टेट पॉइंट्स थे। बिना किसी झिझक के उसने अपनी सभी पॉइंट्स एजिलिटी में लगा दी, ये समझाते हुए कि एजिलिटी न केवल चकमाने की क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि हमले और गति की गति को भी प्रभावित करती है। शुरुआत में चपलता असली एमवीपी है, यू ने सोचा। अपने खंजर को देखते हुए यू ने जोर से कहा, इससे उस परेशान करने वाले एंजल का ध्यान जाना चाहिए। एक तेज फेंक के साथ उसका खंजर अपने निशान को ढूंढते हुए एक गोब्लिन के सिर में जा गड़ा। फेंक से अभी भी उसका हाथ फैला हुआ था। उसने उस दिन सभी गोब्लिनों का सफाया करने के अपने इरादे की आत्मविश्वास के साथ घोषणा की। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प को महसूस करते हुए गोब्लिन डर के मारे कांप गए। यू एक बीट मिस नहीं करते हुए वापस काम पर लग गया और कुछ ही समय में वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। 100 गोब्लिन हार गए। क्वेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एक चमकदार पीली रोशनी ने यू को घेर लिया, जिससे एक सुरक्षा कवच बना जिसने गोब्लिनों को दूर रखा। वहां एक शांत, संग्रहित अभिव्यक्ति के साथ खड़े होकर उन्होंने टिप्पणी की कि पहला राउंड एक केक का टुकड़ा था। वो सिर्फ उस फरिश्ते का ध्यान खींचने के लिए एक पागल की तरह गोब्लिनों को काटते हुए बाहर निकल गया था। लेकिन सच तो ये है, एक और कारण भी था। फिर एक धूर्त मुस्कान के साथ यू ने साझा किया कि वह एक गुप्त इनाम के लिए भी लक्ष्य कर रहा था। सिस्टम उसके 10 मिनट और 21 सेकंड के तेज रफ्तार पूरा होने के समय से प्रभावित था। यू को सभी क्षेत्रों में रैंक 1 हासिल करने के लिए बधाई दी, एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। खुद से काफी खुश होकर यू ने बताया कि उसके पास अपनी पास में एक इका था। इनाम के तौर पर सिस्टम ने रेयू को एक कूपन दिया, जो गेम को पूरी तरह बदलने वाला था। इसके साथ वो अपनी पसंद का कोई भी लो रैंक रेयर वेपन बिल्कुल फ्री में चुन सकता था। रेयू, जिसके हाथ पर अभी भी गोब्लिन के खून का दाग लगा था, उसने उत्सुकता से कूपन को क्लिक किया और उसके सामने हथियारों की एक श्रृंखला दिखाई दी। हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी निराशा थी। आप देखिए, उसका भरोसेमंद मुख्य हथियार एक साइड था, जो वास्तव में एक दुर्लभ वस्तु थी। इसलिए मजबूरन उसने एक डैगर ले ली और उस कमजोर गोब्लिन डैगर को कूड़े की तरह फेंक दिया। इस बीच अन्य खिलाड़ी अभी भी जिंदगी और मौत के संघर्ष में फंसे हुए थे। हालांकि रेयू अपने आप में एक अलग लीग में था। उसने आराम से अपनी स्टेटस विंडो चेक की और वहां एक टाइटल उसकी नजर में आया, जो उसने अपने पिछले 99 जीवन में कभी नहीं देखा था, लास्ट टाइम रिग्रेशन। यह उसके लिए नया था और वो सोचने लगा कि इसका क्या मतलब है। दृश्य एक फ्लैशबैक में बदल गया, जिससे हमें ये झलक मिली कि रेयू ने इस नए टाइटल को कैसे हासिल किया। रेयू ने अपने पोकर फेस को बनाए रखते हुए रियून स्टोन का इस्तेमाल किया, जिससे ये धीरे धीरे फीका पड़ गया क्योंकि उसने अपने यूनिक स्किल रिग्रेशन को रिवाइव किया। हालांकि सिस्टम ने उसे तुरंत सूचित किया कि यह 100वीं बार है जब उसने इस स्किल का इस्तेमाल किया है और अब इसे अलविदा कहने का समय आ गया है। ये रेयू के लिए कोई बड़ा झटका नहीं था, जिसने अनुमान लगाया था कि उसके 100वें इस्तेमाल के बाद उसका कौशल हटा दिया जाएगा, नहीं तो वो शायद अंतहीन रूप से रिग्रेस होता रहता। हालांकि कहानी में एक ट्विस्ट था। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसने रेयू को चौंका दिया। इसने उसे सूचित किया कि इस 100वें रिग्रेशन ने उसे एक विशेष उपाधि, लास्ट टाइमर रिग्रेशन, दिलाई है। ये खबर रेयू को सचमुच दंग कर गई। आप देखिए, इस दुनिया में उपाधियां अत्यंत दुर्लभ थी और उनमें से प्रत्येक अपने अपने कौशल और स्टेट बूस्ट के साथ आती थी। जिज्ञासा से भरकर रेयू ने अपने नए टाइटल की जांच की और उसने क्या पेशकश की।
मरने के बाद उसे पूरे स्वास्थ्य के साथ पुनर्जीवित किया जाएगा और इससे भी ज्यादा वो उस सटीक स्थान को चुन सकता है जहां वो जीवितों की भूमि पर वापस आएगा। हालांकि यह एक बार ही इस्तेमाल करने योग्य था। इस खुलासे पर रियू मुस्कुरा उठा, एक सच्ची मुस्कान। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर टिका लिया, यह महसूस करते हुए कि उसने अभी अभी कुछ असाधारण चीज हासिल कर ली है। इसके बाद रियू थोड़ा बेचैन महसूस करते हुए अपने हाथों को फैलाया। वो ईमानदारी से ऊब रहा था और सोच रहा था कि यंगमैन कैसा चल रहा है। चारों ओर एक नजर डालने के बाद उसने यंगमैन को देखा। वो आदमी अभी भी लड़ रहा था। रियू ने थोड़ा मुस्कुराते हुए सोचा, लगता है वो पहले की तरह ही इस झमेले से बाहर निकलने वाला है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक प्रतिभागी अपने क्वेस्ट खत्म कर रहे थे, लेकिन परी वो ऐसी दिख रही थी कि वो अभी सोने वाली है। उसने ये भी कहा कि यह उबाऊ हो रहा है क्योंकि अब जितने गोबलिन थे उतने ही इंसान भी थे। फिर अचानक से उस शरारती फरिश्ते को एक शातिर आइडिया आ गया। उसने चीजों को मसाला लगाने का फैसला किया। जैसे चीजें काफी खराब नहीं थीं, घबराई हुई काली बालों वाली लड़की दहशत में देखती रही क्योंकि उसका घायल हबी फीका पड़ने लगा, जैसे वो बस गायब हो रहा था। और यह सिर्फ वही नहीं था, सभी लाशें गायब होने लगी। ठीक उसी समय जब हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, गोबलिनों का एक बड़ा समूह सामने आया और इंसानों की तरफ दौड़ा, जिससे पूरी तरह से हाथापाई मच गई। दूर से आप केवल एक गंदी क्रूर लड़ाई देख सकते थे। गोबलिन और इंसान ऐसे लड़ रहे थे जैसे कल नहीं है, और ऊपर वो फरिश्ता अपने जीवन का समय बिता रही थी, एक पूरी तरह से पागल की तरह हंस रही थी और यहाँ तक कहने की हिम्मत भी कर रही थी कि वो उन्हें 50,000 गोबलिन मुफ्त में देकर उदार हो रही है। दूसरी ओर यू सिर्फ चिल कर रहा था, अपने बैरियर के नीचे सुरक्षित बैठकर। वो तो राह भी नहीं या कोई इमोशन नहीं दिखाया, भले ही चीजें काफी हो रही थी। ऐसा लगा जैसे हमेशा के लिए एक सिस्टम का मैसेज आ गया। उसने बताया कि 5134 फोक्स अपने क्वेस्ट को पूरा करने में कामयाब रहे, जो राउंड के खत्म होने का संकेत था। फिर जैसे ही वो दिखाई दिए, सभी गोबलिन्स गायब हो गए। ये बाकी बचे पार्टिसिपेंट्स को पूरी तरह से बैफल्ड कर गया। फिर एंजल ने बॉम्बशेल गिरा दी। चूंकि जो लोग सबसे पहले आए थे उनमें से आधे क्वेस्ट पास कर चुके थे, बाकी इतने लकी नहीं थे। और जैसे ही उसने ये न्यूज दी, अनलकी वाले फीके पड़ने लगे। उनकी चीखें और प्लीज प्लीज हवा में भर गई, लेकिन फरिश्ता, उसने तो एक आई भी नहीं झपकाया। वो बस वहीं बैठी रही, जैसे वो किसी टॉप नॉच एंटरटेनमेंट का मजा ले रही हो। फिर सिस्टम की नोटिफिकेशन आ गई जिसमें हर किसी की रैंकिंग्स दिखाई गई, और यू नंबर 1 पर था। टॉप में रहने के लिए उसे एक और रिवॉर्ड मिला, जो 1000 गोल्ड था। इस बीच हर कोई यू को शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ देख रहा था, क्योंकि उन्हें भी एहसास हुआ कि वो नंबर 1 पर था। जिस पल का इंतजार था वो आ गया था। फरिश्ता ने यू में दिलचस्पी ली, जैसा उसने उम्मीद की थी। मुस्कुराते हुए उसने यू की तारीफ की, ये मानते हुए कि पूरी दुनिया में, पूरे रीजन में और उसके ग्रुप के तहत नंबर 1 पर होना वाकई गर्व करने वाली उपलब्धि है। नीचे जमीन पर यह पूरी तरह से अलग कहानी थी। इंसान असली मुसीब है। फरिश्ते ने रियू को उसके उपनाम ब्लैक स्केट से पुकारा और उससे पूछा कि वो इतना मजबूत कैसे बन गया। वो पूछने लगी कि क्या उसे कोई खास यूनिक स्किल मिला है, लेकिन बीच में ही रुक गई और खुद को ही गाली दे डाली। रियू ने पूछा कि क्या वो एंजल पहले से ही नहीं बता सकती कि उसका यूनिक स्किल क्या है, आखिर वो एक एंजल है। एंजल घबराकर बोली कि बिल्कुल बता सकती है, वो एक ताकतवर एंजल है और वो सिर्फ पूछ रही थी। रियू मन ही मन मुस्कुराया, ये जानते हुए कि वो असल में उसके यूनिक स्किल को नहीं जान सकती थी। फिर रियू ने एंजल से एक फेवर मांगकर एक बड़ा बम फोड़ा, जिससे उसकी मुस्कान गायब हो गई। वातावरण इतना शांत हो गया जैसे सुई भी गिरे तो सुनाई दे। रियू ने बेखौफ होकर कहा कि रिवॉर्ड थोड़े बकवास निकले और उसे कुछ बेहतर चाहिए। भीड़ को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो एक एंजल से ऐसे कैसे बात कर सकता है। एंजल तो गुस्से से तिलमिला उठी। उसके अंदर गुस्सा ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था, जो फटने को तैयार था। एक ऐसी आवाज में जो दूध को जमा सकती थी। उसने रियू को पूछा कि वो थूकना क्या चाहता है, उसे क्या चाहिए। रियू ने अपना शांत चाव बिल्कुल नहीं खोया और कहा कि वो एक बेहतर इनाम चाहता है। एंजल गुस्से से तमतमा रही थी। उसकी आंखें रसातल की तरह काली हो गई। उसके चारों ओर एक भयानक आभा घूम रही थी। उसकी नसें बाहर निकल रही थी जैसे वो किसी तारे की तरह जलने वाली थी। धीरे धीरे उसका हाथ ऐसे बाहर निकला जैसे वो रियू के सिर को अंगूर की तरह कुचलने जा रही हो, लेकिन वो बीच में ही रुक गई।
उसे याद आया कि वो अपनी सिर फोड़ने वाली शक्ति का फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकती, अभी तो नहीं। उसके पास एक दिन में सिर्फ एक बार यूज करने की लिमिट थी और वो इसे पहले ही एक बार इस्तेमाल कर चुकी थी। अचानक से फरिश्ते के दिमाग में एक आइडिया आया। एक चालाक मुस्कान के साथ उसने रियू को बताया कि उसके पास एक ऐसा इनाम है जो उसे जरूर पसंद आएगा, और फिर वो स्लोली धीरे से जमीन पर आ गई। उसने बाकी बचे इंसानों को कुछ देर रुकने के लिए कहा क्योंकि वो जल्द ही वापस आ जाएंगी। एंजल और रियू जंगल की तरफ चले गए, जिससे भीड़ जल उठी। वो सब सोचने लगे कि यार, शायद हमें भी बेहतर इनाम मांगना चाहिए था। लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि सिर्फ रियू जैसा कोई बड़ा खिलाड़ी ही बिना, आप जानते हैं, अपना सिर फटवाए बिना इतनी बड़ी डिमांड कर सकता है। जैसे ही वो जंगल में अंदर गए, रियू ने यंग मैन की तरफ पीछे मुड़कर देखा और उसे सिर खुजलाते हुए छोड़ दिया। रियू ने सिर्फ एक धूर्त सी मुस्कान दी और चलता रहा। जैसे ही वो जंगल में और गहराई में गए, फरिश्ता कहने लगी, पीछे क्यों लटक रहा है? मैं काट तो नहीं लूंगी, मेरे साथ चल। रियू ने सिर्फ सिर हिलाया। अंदर ही अंदर फरिश्ता बौखला रही थी। उसे लगता था कि इंसान पागल, लालची होते हैं, और उसका रियू के लिए कुछ खास, चलो यूं कहें, प्लान था। अगली कहानी अगले एपिसोड में। इस बीच चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं।